भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पिछले लेक्चर में सेक्शन 27 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि कुछ सामान्य बातें हम बता रहे थे। अब सामान्य बातों के बाद अब जो हमें शुरू करना है वह आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 27 को बेयर एक्ट से शुरू करना है, अर्थात अब हमें धारा 27 को बेयर एक्ट लेकर चलना है, क्योंकि सामान्य बातें हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। क्वेश्चन ये बनता है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी बातें प्रूफ की जा सकती हैं, इसका वर्णन करिए। या क्वेश्चन ये भी बनता है कि सामान्यतः पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति विसंगत होती है, लेकिन इसके अपवादों का उल्लेख करिए। तो इसके लिए आपको कवर क्या करना है यह देखा जाए, यानी कि धारा 27 की भूमिका देखा जाए, तब बेयर एक्ट देखा जाएगा और तब फिर केस बताएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25 और 26 के तहत की गई संस्वीकृति विसंगत घोषित की गई है, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25 और 26 के तहत जो कन्फेशन आ जाता है उसे विसंगत घोषित किया गया है। 24 में कहा गया है कि अगर उत्प्रेरणा वचन धमकी दी गई हो और ये धमकी आरोप के बारे में हो और अभियुक्त यह धमकी प्राधिकारवान व्यक्ति ने दी हो और कन्फेशन कराया हो, तो ऐसा कन्फेशन विसंगत होगा, अर्थात साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जबकि धारा 25 बताती है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई कन्फेशन या संस्वीकृति विसंगत होगी। जबकि धारा 26 में को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। पहले पार्ट में ये है कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से की गई संस्वीकृति विसंगत होगी, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से की गई संस्कृति सुसंगत होगी। ये आपका धारा 24 बताया गया, धारा 25 बताया गया, धारा 26। लेकिन धारा 27 में इन धाराओं का अपवाद सृजित किया गया है, अर्थात एक्सेप्शन बताया गया है, जिसके अनुसार यानी कि सेक्शन 27 के अनुसार जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, तब ऐसी जानकारी में से उतना कथन चाहे वे संस्वीकृति की कोटि में आए या न आए, जितना पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतः संबंधित हैं, साबित की जा सकेगी, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध उसे प्रूफ किया जा सकेगा। धारा 27 इस पश्चातवर्ती तथ्यों की संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। इस धारा में यह सिद्धांत बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के कथन के आधार पर कुछ वस्तुओं का पता लगता है, कुछ वस्तुएं रिकवर होती हैं या कुछ वस्तुएं या किसी तथ्य का पता लगता है, तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति को जानकारी होगी
तभी तो वह ऐसा कथन किया है। यानी कि कथन की पुष्टि हो गई, कथन के आधार पर कुछ चीजें बरामद हो गई। जैसे ए ने पुलिस से कथन किया कि मैं लाश कुएं में फेंका हूं और पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया, यानी कि ए के स्टेटमेंट को सपोर्ट मिल गया। इसीलिए यह धारा पश्चातवर्ती तथ्यों की संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार अगर हम धारा 27 का बेयर एक्ट तोड़ते हैं तो धारा 27 के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निकलते हैं। यानी कि सेक्शन 27 के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, एक एक देखिए। सबसे पहले ये है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो, एक्यूज्ड हो, यानी कि अपराध का अभियुक्त हो। पहला पॉइंट ये निकला। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट ये निकला कि ऐसा अभियुक्त पुलिस कस्टडी में हो, अर्थात पुलिस अभिरक्षा में हो। ऐसा अभियुक्त कहाँ हो, तो पुलिस अभिरक्षा में हो। फिर इसके बाद आया कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ने कोई स्टेटमेंट किया हो, कोई कथन किया हो। फिर आपका आया ये कथन किससे किया हो, तो पुलिस से ही किया हो। यहाँ भी हम बताएंगे टेक्निकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टेक्निकल आता है, कथन किससे किया हो, पुलिस से किया हो। ऐसे कथन के आधार पर किसी तथ्य का पता लगा हो, किसी फैक्ट का पता लगा हो, यानी कि ऐसे तथ्य के ऐसे कथन के आधार पर किसी तथ्य का पता लगा हो। ऐसी दशा में कह सकते हैं कि चाहे वह जो स्टेटमेंट है, यानी कि चाहे वह जो कथन है वह कन्फेशन की श्रेणी में आए या न आए, यानी कि चाहे वह कथन संस्वीकृति की कोटि में आ भी संस्वीकृति की श्रेणी में आए या न आए, इससे कोई मतलब नहीं है। उतना कथन भी उतना कथन और उससे प्राप्त या जानकारी हुआ तथ्य अभियुक्त के विरुद्ध प्रूफ किया जा सकता है। यानी कि उतना कथन ही रेलेवेंट साक्ष्य में होगा जितने कथन के आधार पर आपका फैक्ट का पता चला हो। एक उदाहरण देखिए आपका अच्छे से। ए पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस से कहता है कि बी को मैंने ही मारा, हत्या की, और आइए जिस हथियार से मैंने हत्या की है मैं झाड़ी में छुपा दिया हूँ। आप आए तो मैं वह स्थान दिखा दूँ कि झाड़ी कहाँ, मैं हथियार किस झाड़ी में छुपाया हूँ। यहाँ ए द्वारा कई प्रकार के कथन किए गए हैं। पहला कथन ये हुआ कि बी की हत्या मैंने ही किया, ये इससे किसी तथ्य का पता नहीं लगता, ये शुद्ध रूप से कन्फेशन है और किसी भी तथ्य का पता नहीं लगता और पुलिस अफसर से किया है, तो एविडेंस की धारा 25 के तहत यह कथन विसंगत होगा, यह संस्वीकृति विसंगत होगी। लेकिन धारा 27 कहती है कि ए ने एक और बात बताई है कि मैं हथियार को झाड़ी में छुपा दिया हूँ, आइए मैं उस झाड़ी को दिखा देता हूँ। ये इतना कथन और इस झाड़ी से अगर हथियार मिल गया तो हथियार का मिलना
यानी कि आपका स्टेटमेंट भी और बरामदगी भी, लेकिन कितना स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा, जितने से बरामदगी हुई है या किसी तथ्य का पता चला है। अर्थात धारा 27 डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करणीयता के सिद्धांत को प्रश्रय देती हैं। अर्थात कुछ बातें साक्ष्य में साबित नहीं की जाएंगी और कुछ बातें साक्ष्य में साबित की जाएंगी। सबसे पहला जो आपका पॉइंट 27 के लिए है वह ये है कि कोई व्यक्ति अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त बनने के पूर्व अगर किसी व्यक्ति ने कथन किया और उसके कथन के आधार पर कोई चीज बरामद होती है तो धारा 27 के तहत वह रेलेवेंट नहीं होगी। अब दूसरा आया कि ऐसा अभियुक्त पुलिस कस्टडी में हो, पुलिस अभिरक्षा में हो, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 167 भी देखनी पड़ेगी। यानी कि सीआरपीसी की धारा 167 पर भी गौर करना पड़ेगा। सीआरपीसी की धारा 167 बताती है कि पुलिस अभियुक्त को रिमांड पर लेती है, अर्थात अब पुलिस अभिरक्षा में मांगती है। इसीलिए मांगती है कि इसका बयान लेना है, अभी हथियार और सामान बरामद नहीं हुआ, ये बयान देगा तो घटना में प्रयुक्त औजार, लाश और इत्यादि चीज़ें पता लगेंगी जो इसके खिलाफ एविडेंस में प्रयोग होगा। अतः पुलिस मजिस्ट्रेट से कहती है कि अभियुक्त को हमें रिमांड पर दिया जाए, हमारी अभिरक्षा में दिया जाए, हमें प्रतिप्रेषित कर दिया जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें आपका देखिए, आपका 3-4 टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में नहीं है और पुलिस से कोई बात कहता है और उसकी बातों के आधार पर कोई तथ्य बरामद होता है, ये भी सुसंगत नहीं है। अगर न्यायिक अभिरक्षा में है तब भी धारा 27 नहीं लागू होगी, अगर आम जनता की अभिरक्षा में है तब भी नहीं। यानी कि कठोर व्याख्या धारा 27 की जाएगी और अभियुक्त जब कथन किया हो वह कथन करते समय हर हाल में पुलिस अभिरक्षा में हो, पुलिस कस्टडी में हो। अगला पॉइंट ये आया कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किससे स्टेटमेंट किया हो। अगर पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट से कथन किया, आम जनता से किया हो, अन्य किसी व्यक्ति से किया हो, तब किसी तथ्य का पता लगा हो तो धारा 27 अप्लाई नहीं करेगी। अर्थात ये जरूरी है कि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो और पुलिस से ही स्टेटमेंट, पुलिस को ही कथन किया हो। ये पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है। अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो और कथन जो किया हो वह पुलिस से ही किया हो, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। और जो कथन वह पुलिस से किया है उस कथन के आधार पर आपका किसी तथ्य का पता लगा हो। तथ्य का पता लगना में कई बातें शामिल हैं, बरामदगी भी शामिल है, यानी कि कोई चीज़ बरामद हुई हो, यहाँ तक कि किस स्थान पर घटना घटित हुई। अगर अभियुक्त के कथन से वह प्लेस पता लगता है तो प्लेस भी
तथ्य में शामिल हैं और यानी कि पुलिस के समक्ष जो वह कथन किया है उस कथन से यह आवश्यक है कि किसी तथ्य का पता लगाओ। तब ऐसी दशा में चाहे वह कथन कन्फेशन की कोर्ट में आए या कन्फेशन की कोर्ट में न आए, इससे कोई मतलब नहीं है। जितने कथन से तथ्य का पता लगा है उतना कथन भी अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जाएगा। और क्या पता लगा है यानी कि क्या पता लगा है वह भी साबित किया जाएगा। यानी कि लेकिन एक और पॉइंट इसमें जानना है कि जिस एक्यूज्ड के कथन के आधार पर तथ्य का पता लगा है, ऐसी दशा में कह सकते हैं कि केवल वह उसका प्रयोग या उसको साबित किया जा सकता है केवल उसी अभियुक्त के विरुद्ध। इसका मतलब कि ए और बी दो अभियुक्त हैं और ए के कथन के आधार पर लाश बरामद होती है, तो ऐसी दशा में यह बरामदगी केवल ए के विरुद्ध साक्ष्य में साबित की जाएगी, बी के विरुद्ध नहीं। इसके लिए पुलिस ये काम करती है कि ए से लाश बरामद करवा देगी और बी से कपड़ा, हथियार या अन्य औजार बरामद करा देगी। यानी कि पुलिस भी अपना काम करती है और अलग अलग अभियुक्तों से अलग अलग सामान बरामद करवा देती है। आइए केस देखा जाए। मैं बताया था केस है आपका पुलकुरी कोटैया वर्सेज इम्परर। पी कोटैया वर्सेज इम्परर के वाद में अभियुक्त ने स्वीकृति की थी कि मैंने और मेरे साथियों ने शिवैया एवं सुबैया को पीट कर मार डाला तथा मैंने भाला अपने गांव में सूखी घास के ढेर में छिपा दिया है। अगर आप आएं तो वह स्थान मैं दिखाऊंगा जहां कि मैं भाला छुपा रखा हूं। पुलिस उस स्थान पर अभियुक्त को लेकर जाती है और भाला बरामद हो जाता है। ऐसी दशा में जो ये कथन है कि मैंने भाला घास में छुपाया हूँ और उसके कथन के आधार पर भाला बरामद हो जाता है, तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ये साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय 1960 का केस है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज डी उपाध्याय देवमन उपाध्याय। अभियुक्त देवमन उपाध्याय को श्रीमती सुखदेवी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देवमन उपाध्याय ने पुलिस अभिरक्षा में इस बात को कन्फेस किया था कि उसने सुखदेवी की हत्या गणासे से की तथा गणासा तालाब में फेंक दिया। यदि आप आएं तो मैं वह तालाब दिखा दूंगा जहां कि मैं गणासा फेंका हूं। पुलिस देवमन उपाध्याय को लेकर तालाब में जाती है, गणासा निकालती हैं, तो इतना कथन कि मैंने गणासा तालाब में फेंका, आइए मैं वह तालाब दिखा दूं। यदि इस कथन पर गणासा मिल गया, हथियार मिल गया, तो इतना कथन भी सुसंगत और बरामदगी भी सुसंगत होगी। लेकिन धारा 27 का पुलिस न्यायालय जब भी धारा 27 को देखे आपका सतर्कता बरते, क्योंकि पुलिस द्वारा इस धारा का घोर दुरुपयोग किया जाता है।
यानी कि पुलिस द्वारा इस धारा का दुरुपयोग करने के बावजूद भी यह धारा बनी हुई है। देखिए एक उदाहरण कैसे दुरुपयोग किया जाता है। मान लीजिए 3 अभियुक्त हैं ए बी सी। ए के कथन के आधार पर वास्तव में लाश बरामद हुई। बी और सी के कथन के आधार पर कोई चीज बरामद ही नहीं हुई। तो पुलिस वाले करते क्या हैं कि जब सीडी तैयार करते हैं, केस डायरी तैयार करते हैं, तो बी फर्जी लिख देते हैं कि बी के कथन के आधार पर मृतक का कपड़ा बरामद हुआ और सी के कथन के आधार पर हथियार। इसका फायदा ये मिलता है कि आपका चूंकि अगर ए क्या कथन रहता लाश बरामद, तो ये केवल ए के खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग होता, तो कपड़ा मृतक का बरामद हुआ, ये बी के खिलाफ साबित होगा। हथियार सी के कहने पर बरामद हुआ, सी के खिलाफ प्रूफ होगा, और लाश मिली ए के कहने पर तो ये ए के विरुद्ध, यानी तीनों अभियुक्तों ने कुछ कथन किया और उस कथन के आधार पर किसी फैक्ट का पता चला। यानी कि धारा 27 का काफ़ी मिसयूज किया जाता है और भारत में पुलिस प्रणाली ऐसी है कि विश्वास पुलिस पर ज़्यादा नहीं किया जा सकता। आपका सेक्शन 25 पढ़ाते समय हमने बताया था क्यों पुलिस पर आज भी भारत में न्यायपालिका या आम जनता ज़्यादा विश्वास नहीं करती। इसका रीज़न मैं डिटेल में बताया था, क्योंकि इस प्रकार 27 आपका समाप्त होती हैं। जो 4-5 केस हैं कम से कम कह सकते हैं कि उसको ज़रूर याद रखिए। अब आइए धारा 28 देखा जाए। जहाँ तक धारा 28 की बात है, धारा 28 धारा 24 का एक्सेप्शन है। क्वेश्चन ये बनता है कि 24 का अपवाद कौन सी धारा है? 28 है। धारा 24 में कहा गया है कि अगर प्राधिकारवान व्यक्ति ने आप यानी कि अथॉरिटी रखने वाले पर्सन ने उत्प्रेरणा वचन धमकी दी हो और उत्प्रेरणा वचन धमकी के कारण अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया हो, तो ऐसी दशा में वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, यानी कि विसंगत हो। लेकिन 24 में दिए गए नियम का अपवाद सेक्शन 28 में दिया गया है, जहाँ की यह बताया गया है कि यदि उत्प्रेरणा वचन और धमकी के कारण अभियुक्त के मन पर जो इफेक्ट पड़ा था, जो प्रभाव पड़ा था, यदि वह प्रभाव पूरी तरह दूर हो गया है और तत्पश्चात आपका अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी। अब आइए धारा 29 देखा जाए। वर्तमान समय में सेक्शन 29 से आपका प्री में और मेंस में क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि धारा 29 से आपका वर्तमान समय में अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। देखिए आपका 29 क्या बताती हैं। पहले तो हेडिंग पर ही गौर करिए कि हेडिंग क्या है। अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को, शब्द पहले देखिए, अन्यथा
अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। इसका यही शब्द आपका पकड़ना है, उसके बाद हम बेयरेक्ट बताएंगे। अदरवाइज सुसंगत संस्वीकृति, अन्यथा संस्वीकृति का मतलब क्या हुआ? अन्यथा को अदरवाइज कहते हैं। अदरवाइज का मतलब किसी अन्य रूप में या किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य रूप में या किसी अन्य तरीके से या दूसरे प्रकार से। अदरवाइज का मतलब अन्यथा होता है और अन्यथा शब्द कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब जहाँ अन्यथा का मतलब ही हुआ कि किसी अन्य तरीके से, अन्य ढंग से, अन्य कह सकते हैं के तरीके से, अब अन्यथा शब्द साक्ष्य अधिनियम में कहाँ कहाँ आया है इसको थोड़ा अच्छे से जानना है। जहाँ तक अन्यथा शब्द की बात है, अन्यथा शब्द का वर्णन साक्ष्य अधिनियम की किन किन धाराओं में किया गया है? तो सेक्शन 7 में किया गया है, 11 में किया गया है, 29 में किया गया है और तत्पश्चात 46 में किया गया है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। अन्यथा का मतलब ये हुआ कि वे बात जब कहीं नहीं आती तो अदरवाइज या अन्यथा में सेट होती है। जैसे कि धारा 11 है, अगर कोई बात सुसंगत नहीं है तो अन्यथा सुसंगत नहीं है, यानी कि 5 से लेकर 55 तक में रिलेवेंट किसी सेक्शन में नहीं है तो अन्यथा इसका मतलब ये हुआ। और अगर धारा 29 हम बताएंगे ही, धारा 46 ये अन्यथा की बात करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें रिलेवेंट नहीं है वह अन्य प्रकार से रिलेवेंट बनाई जा सकती है। आइए अन्यथा शब्द का जो सबसे अच्छा यूज है वह आपका 3 एंगल देखा जाए। एक संविधान का अनुच्छेद 356 को रिलेट कर लीजिएगा, फिर सीपीसी का को रिलेट करिएगा, आदेश 20 का, नियम 19 का, उपनियम 3। सीपीसी में अन्यथा जब पढ़िएगा तो आदेश 20 का, नियम 19 का, उपनियम 3 पढ़िएगा। और जब सीआरपीसी में अन्यथा पढ़िएगा तो सीआरपीसी की धारा 190(1)(c) जरूर पढ़िएगा, 190(1)(c)। और जब आईपीसी में अन्यथा पढ़िएगा तो आईपीसी में अन्यथा के लिए सेक्शन 290 भी पढ़ना है और मुख्य रूप से 511। इतना पहले अन्यथा शब्द को समझने का प्रयास करिए। अन्य कानूनों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो ऐसी दशा में राज्य सरकार को बर्खास्त करके और कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लागू होगा? तो जब किसी राज्य के राज्यपाल ने यानी कि गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी हो
या अन्यथा। अन्यथा का मतलब ये हुआ कि गवर्नर ने भले रिपोर्ट न भेजी हो, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं किया जा रहा है, तो अन्यथा शब्द महत्वपूर्ण है। अन्य किसी भी प्रकार से। इसी प्रकार सीपीसी के आदेश 20 के नियम 19 के उपनियम 3 में भी अन्यथा शब्द आया है और पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन बना भी था कि इक्विटेबल सेटअप यानी कि सामयिक मुजराई या प्रतिसादन कहाँ वर्णित हैं। तो जो ये शब्द अदरवाइज हैं या अन्यथा शब्द हैं, इसमें अन्यथा का मतलब ये हुआ कि मुजराई किसी अन्य प्रकार से की जा सकती है। तो अन्यथा शब्द सीआरपीसी में धारा 190 1C में है कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट या परिवाद से भिन्न किसी अन्य आधार पर संज्ञान अपराध का ले सकता है। और आईपीसी में न्यूसेंस के बारे में अन्यथा 290 और आपराधिक प्रयत्न के बारे में आपका 511 में वर्णन किया गया है। अब आइए एविडेंस की धारा 29 में जो अन्यथा शब्द का वर्णन किया गया है उसका मतलब देखा जाए। आखिर साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 कब अप्लाई करेगी? अन्यथा का मतलब ये हुआ कि अगर किसी अभियुक्त ने कन्फेशन किया और वह कन्फेशन विसंगत नहीं है, यानी कि अगर किसी अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और धारा 24 में आ गया, तब धारा 29 लागू नहीं होगी और वह संस्कृति विसंगत होगी, अनुचित होगी, अर्थात साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी। अगर कोई संस्कृति धारा 25 में आ गई, वह भी विसंगत होगी। अगर 26 के कुछ भाग में आ गई, वह भी विसंगत होगी। और अगर 27 के कुछ भाग में आ गई तो वह भी विसंगत होगी। लेकिन न तो 24 में संस्कृति गवर्न होती है, अगर न 25 में, न 26 में, न 27 में और अभियुक्त ने कन्फेशन किया है, तो ऐसी दशा में वह कन्फेशन कहाँ जाएगा? आपका 29। अन्यथा का मतलब ये हुआ कि अगर इन धाराओं से प्रभावित है तब विसंगत, और इन धाराओं में दिए गए नियमों से आपका कह सकते हैं कि प्रभावित नहीं है, तो धारा 29 कहती है कि वह कन्फेशन रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। तो आपका देखिए 29 में एक एक चीज़ें छोटी छोटी हैं, अच्छे से जानना है। उत्तराखंड भी अभी क्वेश्चन बनाया, इस समय मेंस में भी क्वेश्चन बन रहा है। 29 में एक एक शब्दों को देखना है और कोरिलेट भी करना है, और इस पर कुछ केस भी आपको याद करना पड़ेगा और हमेशा स्वीकृति से इसको कवर करते रहना पड़ेगा। देखिए क्या बेयरेक्ट बताता है। यदि ऐसी संस्वीकृति, बेयरेक्ट क्या बताता है, यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि गुप्त रखने के वचन के अधीन, यानी कि पहला पॉइंट ये मिला कि गुप्त रखने के वचन के अधीन कराई गई हैं, तो विसंगत नहीं होगी।
बल्कि सुसंगत होगी। दूसरा कहा गया है अभियुक्त को प्रवंचना देकर, प्रवंचना यानी कि छल करके, प्रवंचना यानी कि धोखा देके, फ्रॉड करके अभियुक्त से चीटिंग करके करा ली गई, या अभियुक्त कह सकते हैं अभियुक्त से, या अभियुक्त जब नशे में था, मत था, उस समय आपका कर दिया, नशे में था, या अभियुक्त उन प्रश्नों का उत्तर देने, कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था, अभियुक्त से प्रश्न पूछे गए और उसने उत्तर दे दिया और उस उत्तर द्वारा अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, या अभियुक्त को चेतावनी दी जानी चाहिए थी और चेतावनी नहीं दी गई, चेतावनी नहीं दी गई और अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, ऐसी दशा में ये कन्फेशन रेलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। लेकिन फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए, अगर आपका 29 के तहत कराया गया कन्फेशन धारा 24 में आ जाए, 25 में आ जाए, 26 में आ जाए, 27 में आ जाए, तो वह हर हाल में विसंगत होगा, अर्थात आपका रेलेवेंट नहीं होगा। अब आइए देखा जाए, सबसे पहले गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति। पहला पॉइंट हम उठाते हैं, गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति। यानी कि अगर ए बी से कहता है कि हे बी, तुम अपना अपराध मुझसे स्वीकार कर लो और मैं इस बात को गुप्त रखूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, और तो ऐसी दशा में यह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगी, क्योंकि ये न तो प्राधिकारवान व्यक्ति है, न पुलिस अफसर है, न ही अभियुक्त पुलिस अफसर की अभिरक्षा में होते हुए कथन किया है। अतः गुप्त रखने के वचन द्वारा इस उदाहरण में कराई गई संस्वीकृति सुसंगत होगी। लेकिन जहाँ तक एडमिशन की बात है, स्वीकृति की बात है, ये भी आपको सतर्क रहना है। गुप्त रखने के वचन द्वारा अगर एडमिशन कराया जाता है तो धारा 23 के तहत वह विसंगत होगा, यानी कि साक्ष्य में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात अनुचित होगा। तो कंसेप्ट ये बनता है कि गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति सुसंगत होती है, स्वीकृति सुसंगत होती है, दोनों सुसंगत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखिए, गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति सुसंगत होती है, जबकि स्वीकृति विसंगत होती है। अगर ये पूछे कि संस्वीकृति सुसंगत होगी किस धारा में, तो धारा 29 बताइएगा, और स्वीकृति विसंगत होगी किस धारा में, तो 23। इसके बाद आइए दूसरा जो पॉइंट था, अभियुक्त से प्रवंचना करके कराई गई संस्कृति, यानी कि कन्फेशन कराया गया और अभियुक्त को धोखा दे दिया गया, तो धोखे द्वारा कराई गई संस्वीकृति क्या प्रभाव रखेगी। देखिए, अगर धोखे द्वारा संस्कृति कराई गई हो तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि वह संस्वीकृति सुसंगत होगी।
एक धोखा दे दिया जाए और आपका केस आया आर वर्सेज मकसूद अली। आर वर्सेज मकसूद अली का केस आया। आर वर्सेज मकसूद अली के केस में दो अभियुक्त थे और उनको एक कमरे में छोड़ दिया गया। हुआ कि आपस में आप लोग बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभियुक्त कमरे में गए, अपना आपस में बात किए और उन बातों के द्वारा कैसे अपराध उन्होंने किया इस बात को बताया था। एक गुप्त रूप से उस कमरे में टेप रिकॉर्डर लगा दिया गया था और अभियुक्त की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया गया। ये शुद्ध रूप से अभियुक्त के साथ फ्रॉड करके कन्फेशन कराया गया। न्यायालय ने इस कन्फेशन को रेलेवेंट माना, सुसंगत माना। इसके बाद दूसरा केस आपका देखना है आर वर्सेज कुरुमा। आर वर्सेज कुरुमा का केस देखना है, जिसमें न्याय प्रिवी काउंसिल ने ये बता दिया कि सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही होता है, भले ही उसे किसी भी तरीके से प्राप्त किया गया हो। फिर आपका केस देखना है आर वर्सेज डेरिंगटन। आर वर्सेज डेरिंगटन का केस। आर वर्सेज डेरिंगटन का केस देखना है। इसमें क्या हुआ, एक अभियुक्त था, वह बी को लेटर भेजा। आपका ए के लेटर को बीच में ही रोक लिया गया और बीच में रोककर ए को धोखा देकर आपका ए को धोखा दे दिया गया और धोखा देकर ए से कन्फेशन करा लिया गया। यह कन्फेशन भी सुसंगत होगा। लेकिन हमेशा दिमाग में याद रखिए, अगर ये कन्फेशन 24 से प्रभावित है, 25 से प्रभावित हैं, 26 के कुछ हिस्से से प्रभावित हैं, 27 के कुछ हिस्से से, तो ये सदैव विसंगत होगा, चाहे गुप्त रखने के वचन द्वारा कराया जाए या धोखा देकर या इत्यादि। अब आइए आपका देखा जाए, अगला आपका देखा जाए जो नशे में, इसी में एक दो और, नशे में किया गया कन्फेशन। नशे में किया गया, मिर्गी में किया गया, ये सब पूछा जाता है, याद रखिए। देखिए 2-3 नियम। अगर कोई अभियुक्त नशे की हालत में है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, यानी कि संस्वीकृति करता है, तो वह संस्कृति भी सुसंगत होगी। मिर्गी आ गई, मिर्गी के हालत में कर दिया। बीमार था और बीमारी की हालत में कर दिया। आपका निद्रा में था और निद्रा में बड़बड़ाने लगा। आपका अगला आया नींद, मिर्गी निद्रा और स्वयं बड़बड़ाने लगा, अर्थात रास्ते में जा रहा था और स्वयं बड़बड़ाने लगा। तो स्वयं पर केस इस बार आया था यूपीजे में, साहू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। स्वयं से बड़बड़ाते हुए संस्कृति की जाती है सुसंगत। कोई व्यक्ति सो रहा है और निद्रा में अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तब भी सुसंगत। कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी में अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तब भी सुसंगत। मिर्गी आ गई, उसी दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तब भी सुसंगत। और नशे की हालत में, यानी कि 2 बूंद ले लिया रिया चक्रवर्ती जैसे, और उस हालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तब भी कन्फेशन
रेलेवेंट होगा। अब आइए एक उदाहरण भाई कम से कम बता दिया जाए, इतना तो मैंने आपका संभव नहीं है। अगर नशे मिर्गी का उदाहरण बता दिया जाए, एक को मिर्गी आ गई और एक सब्जी काट रही थी। एक को सब्जी काटते समय मिर्गी आई, उसके पति महोदय भी गए। एक को आपका चमड़े का चप्पल सुंघा रहे थे ताकि मिर्गी कम हो जाए। ए ने उस चाकू का वार अपने पति पर कर दिया, उंगली कट गई। तो ए ने कौन सा अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया और ए आईपीसी की धारा 84 के बचाव का हकदार होगी। लेकिन मिर्गी के दौरान ए ने बड़बड़ाना शुरू किया और अपने द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार कर लिया। तब तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ये कन्फेशन रेलेवेंट होगा। ये जो पॉइंट बताए गए हैं इसको जरूर याद रखिएगा। नशे में की गई, मिर्गी में, बीमारी में, निद्रा से, और ये तो इसी बार आया था स्वयं से की गई संस्कृति रेलेवेंट होती है, सुसंगत होती हैं। आइए अगला देखा जाए। अभियुक्त को चेतावनी नहीं दी, अभियुक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था और वह प्रश्नों का उत्तर दे दिया और उसी उत्तर द्वारा वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। तो ऐसी दशा में वह संस्वीकृति भी सुसंगत होगी। अब जो लास्ट पॉइंट इसमें है वही क्वेश्चन आपका उत्तराखंड ने बनाया और नया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। अंतिम खंड ये है कि अभियुक्त को चेतावनी दी जानी चाहिए थी, लेकिन चेतावनी नहीं दी गई। क्या चेतावनी दी जानी चाहिए थी? कि वह अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाउंड नहीं है और चेतावनी नहीं दी गई और वह अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। तो एविडेंस की धारा 29 कहती है कि यह कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में पेश किया जाएगा, सुसंगत होगा। लेकिन इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 164 भी देखना है, जहां की न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त का कन्फेशन लिखा जाता है और सीआरपीसी की धारा 164 बताती है कि जब मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्कृति लिखे तो अभियुक्त को चेतावनी दे। 3 बातें बताए। पहली चेतावनी कि अभियुक्त संस्कृति करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी चेतावनी जो भी बोले स्वैच्छिक बोले, यानी कि जो भी बोले स्वेच्छा से बोले। और तीसरी चेतावनी कि जो वह अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करेगा उसका प्रयोग उसी के विरुद्ध आगे चलकर साक्ष्य में किया जाएगा। ये 3 चेतावनी देना आवश्यक बनाया गया है सीआरपीसी। अब देखिए टकराव कहाँ हो रहा है। एविडेंस की धारा 29 कहती है कि चेतावनी दी जानी चाहिए थी, चेतावनी नहीं दी गई और अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तो वह कन्फेशन सुसंगत होगा। सीआरपीसी की धारा 164 कहती है कि जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखे तो चेतावनी दे। अब दोनों में विरोधाभास हो गया, टकराव हो रहा है और इसी टकराव को दूर करने हेतु उच्चतम न्यायालय ने सिंघाड़ा सिंह के केस में निर्णय दिया और यही केस
आपका उत्तराखंड सिविल जज में पिछली बार पूछा था। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज सिंघाड़ा सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज सिंघाड़ा सिंह का केस है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज सिंघाड़ा सिंह का केस है। 1964 का केस है आपका सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, ये केस किससे संबंधित है? तो आप मारेंगे कन्फेशन या संस्कृति। ये एविडेंस की किस धारा से संबंधित है? कन्फेशन में 29 CRPC की धारा से संबंधित है 164। अगला मॉडल बन सकता है कि किस केस में एविडेंस की धारा 29 और CRPC की धारा 164 के तहत विरोधाभास पर निर्णय दिया गया था सिंघाड़ा सिंह। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट बताया कि यदि मजिस्ट्रेट CRPC की धारा 164 के तहत कन्फेशन अभिलिखित करता है तो चेतावनी दिया जाना अनिवार्य है, भले ही एविडेंस एक्ट की धारा 29 में यह बताया गया हो कि चेतावनी दिया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि लास्ट में ये आपका आया कि CRPC की धारा 164 के तहत कन्फेशन कराने के मामले में हर हाल में चेतावनी मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 3 देगा, 3 चेतावनी, भले ही एविडेंस की धारा 29 में इसके विपरीत बात की गई हो। धन्यवाद।